हेलो तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपन को सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो सेल्स पूरी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि सेल है क्या। तो सेल्स जो होती है वो इतनी छोटी होती है कि अपन अपनी आंखों के थ्रू सेल्स को देख ही नहीं सकते हैं। सेल्स को देखने के लिए अपन को माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो इस वजह से सेल्स जो होती है माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है। ओके। तो आपकी एग्जाम में सेल्स के ऊपर 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर आएगा हमेशा। डिफाइन सेल, राइट अबाउट सेल, व्हाट इज सेल। तो ये चीजें जो है टीचर्स पूछ लेती है कि सेल के बारे में बताइए। तो आप जो है इसके अंदर ये लेके आएंगे कि सेल जो होती है टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है। ओके। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आई मीन हाईलाइट कर रही हूँ। ये मैंने हाईलाइट कर रखा है कि टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट जो है वो सेल होती है। ओके। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी होती है। ठीक है। क्यों होती है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? इस वजह से होती है कि इसको फंडामेंटल इस वजह से बोला जाता है क्योंकि जो सेल्स है वो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, सबके अंदर पाई जाती है सेल्स। तो इस वजह से सेल्स को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। बट इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो सेल्स है वो अपनी बॉडी की जितनी भी फंक्शंस है उसको रेगुलेट करता है। जैसे अपने बॉडी का फंक्शन हो गया एक्सक्रीशन। ओके। अपने बॉडी का फंक्शन हो गया एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? अपनी सेल्स कंट्रोल कर रही है क्योंकि अपनी पूरी बॉडी सेल्स की बनी है। इस वजह से सो इस वजह से सेल्स को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। फंडामेंटल समझ में आ गई क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। दूसरा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी बॉडी का पूरा फंक्शन कंट्रोल करता है। ओके। थर्ड बात आती है इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे कि सेल है। सेल अपनी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। अब जो सेल है वो एक साथ कंबाइन होकर अपनी बनाती है टिश्यू। टिश्यू जो है बहुत सारे एक साथ कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन। ओके। ऑर्गन बहुत सारे एक साथ कंबाइन होकर बनाते हैं। आप एक बार इसको ना लिख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्गन जो है जैसे कि अपना हो गया है स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, अपना एसोफेगस हो गया, अपना लीवर हो गया। ये सारी चीजें जो है वो ऑर्गन। बट एक साथ ये सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं ना, तो ये क्या बना लेंगे? ऑर्गन सिस्टम। ओके। तो अभी इतने सारे ऑर्गन सिस्टम है अपने बॉडी के अंदर, जैसे कि अपने हो गया एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम हो गया अपना, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया अपना, अपना न्यूरल सिस्टम हो गया। इतने सारे सिस्टम है अपने बॉडी के अंदर और ये सारे सिस्टम एक साथ कंबाइन होकर अपनी बनाते हैं बॉडी। तो इस वजह से सेल्स को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ओके। तो आपको समझ में आ गया कि इसको फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी पूरी बॉडी मतलब ये पूरी अर्थ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर पाई जाती है सेल्स। इस वजह से इसको फंडामेंटल कहते हैं। स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है हर ऑर्गेनिज्म का। तीसरा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये फंक्शन कंट्रोल करता है। ओके। अपनी पूरी बॉडी। फिर उसके बाद में अपन आ जाते हैं, सेल का ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। ये बेसिकली एक एनिमल सेल है और ये अपनी है ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है वो है आपकी प्लांट सेल्स। ठीक है। फिर उसके बाद में अब अपन आ जाता है डिस्कवरी ऑफ सेल पे, जो कि आपकी टेक द करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया। फिर उसके बाद में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले फ्री सेल देखी किसने। ओके। फिर उसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने सेल के बारे में बताया। ओके। सेल थ्योरी जो कंपोज करी वो किसने? ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी 6065 के अंदर। ओके। इनके पास में एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। मतलब
बहुत अब आजकल तो अपने बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप आ गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर अपन न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो भी तक देख सकते हैं। बट उस टाइम पे इतना डिस्कवर नहीं हुआ था। आपने बस इतना छोटा मोटा ही डिस्कवर था कि अपन सेल्स देख सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी यूनिट देख सकते हैं बैक्टीरिया रिलेटेड चीज। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने सबसे पहले ली एक कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस जो है, उन्होंने उस कॉर्क स्लाइस को अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर डाला और देखा, तो उन्हें पता चला कि इस कॉर्क स्लाइस है, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी यूनिट्स है, और बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलके ये कॉर्क स्लाइस बनी है। तो इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो इन्हें पता चला कि जो कॉर्क स्लाइस है वो बहुत छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनी है, और उन छोटी यूनिट्स को रॉबर्ट ने नाम दे दिया सेल। ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो है सेल किसने डिस्कवर करी। सबसे पहले सेल डिस्कवर करी रॉबर्ट हुक, और कब करी, 1665 के अंदर। ओके, फिर उसके बाद में अपने आए लुईस हुक 1674 के अंदर। उन्होंने सबसे पहले फ्री सेल्स देखी थी, जैसे कि अपनी फ्री सेल्स हो गई रेड ब्लड सेल्स, अपनी स्पर्म सेल्स, अपनी नर्व सेल्स, ये जो है सबसे पहले लुईस हुक ने देखी। ओके, और उन्होंने जो ये सेल्स देखी वो अपनी खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखी। रॉबर्ट हुक ने तो अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था, बट लुईस हुक ने अपने सेल्फ मेड और होम मेड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। इसके बाद में आती है सेल थ्योरी, कि सेल बनी कैसे, आई कैसे, क्या है सेल का कंपोजिशन, वो क्यों काम आती है सेल्स, सेल्स है क्या आखिरकार। इस थ्योरी को बताने के लिए अपने आए दो साइंटिस्ट। सबसे पहला था साइंटिस्ट कैलिक, और दूसरे साइंटिस्ट थे स्वान। ओके, आपसे ये ईयर नहीं पूछेगा, मेनली आपसे नाम पूछ लिए जाएंगे कि सेल थ्योरी किसने डिस्कवर करी। तो ये दो साइंटिस्ट थे, एक तो स्केलेटन और स्वान। स्केलेटन और स्वान ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हैं। ओके, दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि सेल्स इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, सेल। ओके, क्या क्या बोला इन्होंने, दो अपने स्टेटमेंट दिए। पहला ये कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल, मतलब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब बिना सेल की लाइफ चल ही नहीं सकती। बट ये एक चीज नहीं बता पाए, क्या चीज, ये नहीं बता पाए कि ये सेल आ कहाँ से रही है, सबसे पहला इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से, ये सेल बनती कहाँ से। ये दो साइंटिस्ट इस चीज के बारे में नहीं बता पाए, अपनी थ्योरी के सेल थ्योरी के अंदर ये नहीं बता पाए। तो इस चीज को बताने के लिए अपने आए विर्चु, रुडोल्फ विर्चु। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में बताया कि सेल्स आती कहाँ से। इन्होंने बोला जो सेल्स हैं वो अपनी प्रिमिटिव जो पहले की प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उनसे आती, मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है वो सेल्स जो कि अपने पहले से ही मौजूद है, उन्हीं सेल से नई सेल्स बनती, जो सेल्स पहले से प्रेजेंट थी उन्हीं सेल से नई सेल्स बन के आ रही थ्रू सेल। ओके, तो इन्होंने इसी चीज के ऊपर अपनी एक थ्योरी दी, आई मीन एक लाइन भी बोल सकते हैं उसको। उन्होंने एक फ्रेज दिया कि ओम सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो ये अपनी आती, ये अपनी होती है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की तीन बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। पहली बात, सेल थ्योरी दी किसने, दो साइंटिस्ट, कौन कौन से, स्वान एंड कैलेटियन। तीसरा एक और आया जिनका नाम था विर्चु। ओके, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी में इन्होंने तीन प्रिंसिपल्स बताए। तीनों प्रिंसिपल्स को आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा जब आपके एग्जाम्स होंगे, कि थ्योरेटिकल एग्जाम्स में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा राइट अबाउट द सेल थ्योरी एंड आल्सो अबाउट देयर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो थे उनके बारे में भी बताइए, और सेल थ्योरी के बारे में भी बताइए, और सेल थ्योरी को किसने दिया है इसके बारे में भी बताइए। तो आप क्या लिख के आएंगे, सेल थ्योरी को तीन साइंटिस्ट ने दे दिया, दो तो बायोलॉजिस्ट थे, कौन कौन, स्केलेटन एंड स्वान, तीसरा एक और आया था विर्चु। इन्होंने तीनों ने मिलकर अपने प्रिंसिपल्स दिए, क्या क्या थे, तीन प्रिंसिपल्स थे।
पहला प्रिंसिपल था ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए। दूसरा इनका स्टेटमेंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स, जो पुरानी सेल्स हैं उनसे ही नई सेल्स बन के आ रही है। तीसरा ये था कि तीसरा ये था कि सेल्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की बेसिक यूनिट कौन है, सेल्स है। ओके, अब इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी कौन कौन सी है, ठीक है, इसका पोस्टुलेट बताइए। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी जो आई थी वो इन तीनों साइंटिस्ट के प्रिंसिपल से मॉडिफाई होके आई थी। ओके, तो इसके अंदर आप क्या लिख के आएंगे, आप इसके अंदर लिख के आएंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड और सेल प्रोडक्ट, सारे ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलकर बने हुए हैं और सेल के ही प्रोडक्ट। दूसरा आप लिख के आएंगे ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो अपनी पुरानी सेल्स से अराइज हुई। तीसरा आप लिख के आएंगे सेल्स आर बेसिकली अलाइक अ केमिकल कंपोजिशन एंड all cells are basically alike a chemical composition and metabolic processes, सारे सेल्स के अंदर केमिकल कंपोजिशन होते हैं, इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होते हैं। बिना मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के कोई भी सेल जिंदा नहीं रह सकती। ओके, इसके अलावा तो शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बढ़ते हैं। शेप जो है और साइज जो है सेल्स वो स्पेसिफिक होती है हर सेल्स के लिए, मतलब हर सेल की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक साइज होगी और शेप होगी। जैसे कि अपनी है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल जो है उनकी अपनी एक साइज होती है अलग, और सपोज कर लीजिए एक अपनी है नर्व सेल्स, उनकी अपनी एक साइज और शेप होती है अलग। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स की जो शेप और साइज है वो हो जाएगी, शेप तो उसकी हो जाएगी राउंड और डिस्क शेप, और अपनी जो नर्व सेल्स हैं उनकी जो साइज है इट्स शेप इज लाइक इलोंगेटेड, मींस लंबी है, शेप जो है उनकी लंबी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है वो अपनी है नर्व सेल्स, ओके, और ये जो है अपनी है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये अपनी स्पर्म सेल्स, ये अपनी ओवम सेल्स, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर देखिए साइज का भी डिफरेंस है और शेप का भी डिफरेंस है। ओके, तो इससे अपन को पता चलता है कि जो सेल्स है वो उनकी खुद की एक स्पेसिफिक शेप होती है, एक स्पेसिफिक साइज होती है। बट इसका एक एक्सेप्शन, अमीबा और डब्ल्यूबीसी। अमीबा जो है और डब्ल्यूबीसी जो है अपनी साइज और शेप जो है चेंज कर सकती है, इनकी कोई फिक्स शेप और साइज नहीं है। ये एक ये दो एक एक्सेप्शन है। ओके, अब अपन आ जाते हैं सेल की साइज पे। सेल की साइज भी मैंने आपको बताई दी है कि जो सेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज पे होती है। अब एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन ये है कि स्मॉलेस्ट सेल्स इज आरबीसी एंड द लॉन्गेस्ट सेल्स आर द नर्व सेल्स। जितनी भी नर्व सेल्स हैं वो अपनी लॉन्गेस्ट सेल्स, बट आरबीसी जो है वो अपनी स्मॉलेस्ट सेल्स। तो ये आपके फिंगर लेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन कि डैश कर देगा आपको, स्मॉलेस्ट सेल के बाद में डैश कर देगा तो आपको लिख के आना आरबीसी, एंड लॉन्गेस्ट सेल के बाद में अगर डैश कर रहा है तो वो है अपनी नर्व्स। ओके, और इतना ज्यादा जो मैंने आपको दिया है इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जो मैं लाइन्स बता रही हूँ वो एक बार आप रीड आउट और गो थ्रू आउट करके चले जाएंगे तो आपकी नंबर पूरे आ जाएगी। और ये जो पिक्चर्स है वो फॉर दी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये आप मत समझिएगा कि आपको एग्जाम में एज इट इज आपका डायग्राम बना के आना है, नहीं, आपको सिर्फ डायग्राम आपके जो नोटबुक है, आई मीन आपकी जो एनसीईआरटी है उसके ही देखने हैं, उसके अलावा आपको कोई और डायग्राम नहीं देखना है। आप थ्योरी इसमें से ले सकते हैं, बहुत ईजी पॉइंट्स है, बट आपको डायग्राम जो है वो आपकी एनसीईआरटी से लेकर ओके। अब अपन चलते हैं सेल्स के नंबर पे। सेल्स जो है वेरी करते हैं नंबर, जैसे कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक अपने हो गए हैं यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म और एक अपने हो गए हैं मल्टीसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही समझ में आ रहा होगा, यूनि वर्ड, यूनि मीन्स सिंगल और मल्टी मीन्स बहुत सारे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं,
बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। इसका एक बेसिकली बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो जाएगा अपना बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया जो है वो अपना सिंगल सेल से मिलकर, मतलब इसका जितना भी काम है सारा सिंगल सेल ही करेगा। इसके पास में और दूसरे सेल्स है ही नहीं, इसकी जीवन ही सिंगल सेल से। ओके, और मल्टी सेलुलर का जो एग्जांपल है वो अपना हो जाएगा अपने खुद बॉडी, अपनी बॉडी में कितने सारे सेल से मिलके बने हुए हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएगा। ओके, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया है कि आप क्या लिख के आएंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच डिफरेंस आएगा तो आप ये लिख के आएंगे। बेसिकली आपकी जो डिफरेंस है वो पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछ लेगा या फिर 1 नंबर में बेसिकली पूछ लिया जाएगा, तो आप ये जरूर लिख के आएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जो पूरी बॉडी है वो सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी पूरी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी फंक्शन जो है बहुत सारी सेल्स, अलग अलग सेल्स जो है वो कंट्रोल करती है, बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो उनकी बॉडी का फंक्शन है वो सिर्फ एक सिंगल सेल ही कंट्रोल करती है। ओके, एग्जांपल आप ये लिख के आ जाएंगे, यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप लिख देंगे अमीबा, बैक्टीरिया, बट जो अपनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका एग्जांपल लिखना होगा तो आप लिख लेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अपना ये सेल नंबर वाला टॉपिक भी होता है कंप्लीट। अब अपन आते हैं सेल्स की टाइप पे। सेल्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो एडवांस टाइप के सेल्स हैं। मतलब प्रिमिटिव और एडवांस का आप मतलब समझ ही गए होंगे। प्रिमिटिव मीन्स जो सबसे पहले आई थी, मतलब उसके अंदर फंक्शन इतना ज्यादा एलोबरेट नहीं था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं था। ओके, प्रिमिटिव के अंदर, बट अपना जो एडवांस है उसके अंदर अपनी जो फंक्शन है बॉडी के वो बहुत ज्यादा एडवांस। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में आपको समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत डिफरेंस, कि जो प्रोकैरियोटिक है वो सेल्स थी और यूकैरियोटिक्स जो है वो अपनी एडवांस सेल्स। प्रोकैरियोटिक जो है बेसिकली इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। यूनिसेलुलर मींस जिनके पास में ओनली सिंगल सेल्स है, तो इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, बैक्टीरिया। ओके, बट जो यूकैरियोटिक उसके अंदर यूनिसेलुलर भी है तो मल्टीसेलुलर भी। मल्टीसेलुलर ज्यादा है, यूनिसेलुलर एक एक्सेप्शन है, जैसे अपना अमीबा, ये अपना यूनिसेलुलर है बट है कौन, यूकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक का मैंने एग्जांपल बता दिया बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो जाएगा अपना अमीबा, और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल हो जाएगा यूकैरियोटिक के अंदर अपना प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब एक बार आप ये टेबल देख लीजिए। सेल्स जो हैं 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ऑलवेज यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक सेल्स जो है यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल अमीबा, मल्टीसेलुलर में भी 2 टाइप, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल कौन, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, अब आते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आपके डिफरेंस जो है मेनली लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर थोड़े से जो वेरी शॉर्ट तो में तो नहीं आएगा, बट कभी कभार पूछने जाता है वेरी शॉर्ट में भी, बट मेनली लॉन्ग में पूछा जाएगा या फिर शॉर्ट में पूछा जाएगा। ओके, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो प्रिमिटिव होती है, ओके, और इनकम्प्लीट सेल्स होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो है वो अपनी एडवांस होती है और कंप्लीट होती है। ओके, फिर उसके बाद में आते हैं प्रोकैरियोटिक जो है ऑलवेज यूनिसेलुलर होती है, ऑलवेज ध्यान रखना। और जो अपनी यूकैरियोटिक है वो यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर। फिर उसके बाद में आते हैं अपने प्रोकैरियोटिक्स जो है उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होती है, जबकि यूकैरियोट्स में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस जैसे कि अब मैं आपको समझा ही देती हूँ, न्यूक्लियस का पॉइंट आ गया है। तो न्यूक्लियस जो है वो अपनी सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के ऊपर होती है एक मेम्ब्रेन। जैसे मैं आपको बताऊं तो लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। ये अपनी सेल है, ओके, सेल के बीच में ये अपना है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल की जो ये रेड कलर की बाउंड्री मैंने आपको बताई है,
दैट इज अपनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी बीच में जो सर्कल है उसकी जो बाउंड्री मैंने रेड कलर की बनाई है वो अपनी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर अपना प्रेजेंट होता है क्रोमेटिक मटेरियल दैट इज अपना डीएनए। ओके, हर सेल के अंदर अपनी क्रोमोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये अपना न्यूक्लियस है और ये अपना सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है दैट इज अपना साइटोप्लाज्म। इसके अंदर अपने बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अपना प्रोटीन बनाना, अपने फैट सेल्स को स्टोर करना, सेल्स की जो है एनर्जी बनाना, उसका जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, ये सारा काम जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है वो कर। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। न्यूक्लियस जो है वो मैंने डॉट डॉट करके जो ये बताया है बीच में दैट इज अपना है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। बट ये जो रेड कलर की जो ये बाउंड्री है दिस बाउंड्री इज अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहीं पे यही चीज लिखी हुई है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट तो होता है बट न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं होती। तो बाउंड्री नहीं है तो अपने डीएनए जो है वो ऐसे स्कैटर्ड हो जाएंगे पूरे साइटोप्लाज्म में, मतलब इधर उधर घूमेगा। जैसे कि अपन समझ लेते हैं ये अपना रूम है, रूम के अंदर अपन लोग बैठे हुए हैं। ओके, 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं। अगर उनको घूमना होगा तो एक रूम के अंदर ही घूमेंगे अगर ताला लग रहा है तो गेट के। बट अगर ये रूम ही ना हो तो जो इंसान है, 4 इंसान, वो कहीं पे भी घूम सकते हैं। इसी तरीके से सेल के अंदर भी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो अपना जो डीएनए है वो इसके ऐसे ही स्कैटर्ड होता है अपनी साइटोप्लाज्म के अंदर, जगह जगह डोलता फिरता रहता है, उसकी कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती। बट अपने यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। इस वजह से जो अपना जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाएगा, ओनली न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाएगा। ओके, तो एक ही डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आपका ये आ जाएगा, जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं अपने साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक के अंदर। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है membrane bound organelles such as mitochondria, Golgi body are present। मतलब जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो अपने मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब उसके आसपास कवरिंग होगी। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए ये अपना है साइटोप्लाज्म के अंदर अपना एक ऑर्गेनेल है, समझ लीजिए ये है अपना एक गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होगी, उस कवरिंग को बोलते हैं ऑर्गेनेली बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो जितनी भी अपनी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाई जाएगी। बट अपनी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो नेकेड होती है, उनके ऑर्गेनेल्स मतलब उनके ऊपर जो कवरिंग होती है ना वो प्रेजेंट नहीं। ओके, जैसे कि ऐसा समझ लीजिए अपनी ये पूरी बॉडी है, उसके ऊपर अपनी कवरिंग किस चीज की है, स्किन की कवरिंग। तो यहीं पे अपन मान लेते हैं अपन एक ऑर्गेनेल है, अपने ऊपर स्किन की कवरिंग है, तो अपन लोग कौन है, यूकैरियोटिक। बट अपने ऊपर स्किन की कवरिंग नहीं होगी तो अपन लोग प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या है, कि उनकी ऑर्गेनेल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड होगी, किनकी, अपनी यूकैरियोटिक की। बट प्रोकैरियोटिक की अपनी जो ऑर्गेनेल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं। फिर उसके बाद में अपन आ जाते हैं राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसे स्कैटर्ड होते हैं रैंडमली पूरे साइटोप्लाज्म। ओके, और बहुत छोटे होते हैं। ठीक, बट जो अपने यूकैरियोटिक है उसके अंदर राइबोसोम जो है वो बड़े होते हैं और किससे अटैच, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, अपने आगे वीडियो के अंदर अपन जरूर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बट अभी आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपने राइबोसोम्स अटैच होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने आ जाते हैं लास्ट डिफरेंस के बीच में कि प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आर्के बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया। ओके, आई मीन साइनोबैक्टीरिया जिन्हें बोलते हैं।
तो साइनोबैक्टीरिया में, आर्किबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया के अंदर अपनी जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है? प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है। बट यूकैरियोटिक का एग्जांपल्स हो जाएंगे अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अपनी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, अमीबा हो गया, या फिर जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म अपने अर्थ पे पाई जा रही है वो सारी कौन है? यूकैरियोटिक है, एक्सेप्ट अपने बैक्टीरिया। ओके, तो ये अपना डिफरेंस हो जाता है कंप्लीट। एक बार आप स्क्रीनशॉट वापस ले लीजिए, आपको जो समझ नहीं आया है एक बार आप रिवाइंड करिए पीछे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद में अपन आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का है? जो सेल है, मेजर कंपोनेंट मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर सेल जो है इसमें मेजर कंपोनेंट होता है। एक तो ये मैंने जो बाउंड्री बनाई है ये है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बीच में जो अब मैं ये बाउंड्री बना रही हूँ इसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक। बट अब ये बचा कुचा जो है दैट इज अपना साइटोप्लाज्म। ओके, तो अपन बता सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर कवरिंग होती है सेल की, इसको अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के बीच का कंटेंट होता है, और न्यूक्लियस जो है वो अपने बीच में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर अपने डीएनए वगैरह पाए जाएंगे। ओके, जो अपना प्रोटीन वगैरह बनाने का काम है। अब आते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन।